अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारी में जुटी। 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्लान तैयार। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने भरी हुंकार। उत्तराखंड में भाजपा मिशन पर उतरे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की हुई है पहल। सरकार उद्योगों को देगी बढ़ावा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दी जानकारी। बार एसोसिएशन के चुनाव और परिणामों की तारीखों का हुआ ऐलान। 11 पदों के लिए होगा मतदान। 7 फरवरी को किया जाएगा मतदान। चंपावत के अंदर लगातार बढ़ रही है ठगी। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से की है अपील। ठगी से लोगों को करें जागरूक। कोई भी समस्या हो पुलिस को दें सूचना। नमस्कार, स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 में जुटती हुई नजर आ रही है और जिला और मंडल कार्य समिति की बैठक पर पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि आज अल्मोड़ा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण मंडल कार्य समिति का आयोजन किया गया और इसमें भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रेम लटवाल ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत किया जा सके इसी को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम किया है और हर एक कार्यकर्ता को वोटरों तक पहुंचने की अपील की है। पार्टी से हर एक वोटर जुड़ता हुआ नजर आए और अपनी पार्टी को धरातल के ऊपर मजबूत और कैसे किया जाए इन तमाम बातों को लेकर कार्यकर्ताओं को समझाया गया है। अल्मोड़ा की ये खबर जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष ने हुंकार भरी है और साफ तौर पर अपनी पार्टी को किस तरह से उत्तराखंड और पूरे देश के अंदर मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को जो है वो मंथन करते हुए उनके साथ नजर आए। दरअसल 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी इसको लेकर बारीकी से नजर बनाए हुए। 2024 की तैयारियों को लेकर मंडल कार्य समिति जो है वो की जा रही है और अल्मोड़ा के साथ साथ पौड़ी और गढ़वाल में भी इस तरह की मीटिंगें होती नजर आएंगी। आपको बताएं कि गरीब कल्याण और संकल्प सरकार को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को इस बात को लेकर प्रेरित किया जा रहा है कि लोगों को अपनी पार्टी की उपलब्धियां और जो समाज में जन सरोकार के काम होते हुए नजर आ रहे हैं वो बताए जाएं ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके और पार्टी 2024 के लिए अभी से तैयारी कर सके। उत्तराखंड के अंदर लोकसभा चुनाव में 2024 को लेकर उत्तराखंड में लगातार तैयारियां चल रही है क्योंकि उत्तराखंड में पहली बार किसी पार्टी ने सेकंड टर्म में सरकार बनाई है, यानी कि उत्तराखंड के वासी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय हैं और इससे पहले उत्तराखंड के इतिहास में जब से उत्तराखंड बना है तब से किसी भी सरकार ने दोबारा सरकार नहीं बनाई थी, लेकिन इस बार 2 बार लगातार सरकार बनने से भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात की उम्मीद है कि 2024 उत्तराखंड के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष की तस्वीरें हैं जो 2024 को लेकर तैयारियों में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। मंडल कार्य समिति की ये बैठक जहां पर अल्मोड़ा ग्रामीण मंडल में ये बैठक होती हुई नजर आई। कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई, कार्यकर्ताओं को समझाया गया कि किस तरह से पार्टी को धरातल पर मजबूत करना है और पुष्कर सिंह धामी की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए किस तरह से कार्य कर रही है। ये तमाम कार्य जनता तक पहुंचाने होंगे ताकि पार्टी जो है वो लोगों तक पहुंच पाए और लोगों को मजबूत कर 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्लान हैं और उन्हीं प्लानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश स्तर पर लगातार कोशिश कर रही है कि पार्टी को मजबूत किया जा सके और हर एक बूथ को लेकर काफी ज्यादा तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की रही हैं। को लेकर कंचन
कंचन बनर्जी हमारी वरिष्ठ सहयोगी जो है वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कंचन, अल्मोड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष का मंथन, कार्यकर्ताओं को समझाना और 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्लान, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अगर शनिवार देखिए देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। लगातार बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। कैलाश शर्मा की तरफ से भी बैठक की गई है। बीजेपी ने अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें अपने नाम की थी। 2024 के चुनाव में बीजेपी अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहती है शनिवार, और इसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो बीजेपी की तरफ से पूरी हो चुकी हैं। किसी भी तरह की कोई चूक जो है वो बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि लोग भी बीजेपी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और यही वजह है जिस वजह से बीजेपी अपने आप को काफी मजबूत पोजीशन में इस बार देख पा रही है। पार्टी के नेताओं के द्वारा अगर हम बात करें तो पूरी बैठकें जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड नहीं बल्कि सभी जगहों पर चुनावों को लेकर बेहद यहाँ पर सख्त रुख जो है वो बीजेपी का नजर आ रहा है। बिल्कुल कंचन, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, क्योंकि 22 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए, उसकी स्थापना को लेकर 22 साल हो चुके हैं। इसमें 2 टर्म में आज तक किसी ने गवर्नमेंट नहीं बनाई। 2 टर्म लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में उत्तराखंड में नजर आ रही है। क्या ऐसे में 2024 में जो 5 लोकसभा की सीटें उत्तराखंड से आती हैं उसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया शनिवार, तैयारियां तो बहुत ही मजबूती के साथ बीजेपी की ओर से की जा रही हैं और साफ तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं काफी पीछे यहाँ उत्तराखंड में भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह की खबरें लगातार कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही है, अंदरूनी कलेश की खबरें कई कांग्रेस की तरफ से सामने आ चुकी हैं उत्तराखंड में भी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है यहाँ पर अपना परचम लहराती हुई नजर नहीं आ रही है। और इस बार भी ये पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि बीजेपी ही यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। अब ये तो खैर आगे आने वाला चुनाव ही बता पाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जो लगातार बैठकों का दौर है वो जारी है। बैठकों में सबसे ज्यादा जो है दबाव इसी पर दिया जा रहा है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों तक पहुंचे और लोगों तक पहुंचने के बाद जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी उत्तराखंड की ओर से लगातार लोगों के लिए कार्य किए जा रहे हैं वो जन जन तक पहुंचाए, योजनाओं का लाभ लोग ले सके। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता है वो पहुंच रहे हैं, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो भी तमाम योजनाओं का लाभ ले सके। और जो एक बहुत ही मजबूत पोजीशन में बीजेपी है वो पोजीशन लगातार इसी तरह बनी रहे। चलिए एक और आखिरी संक्षेप में समझना चाहूंगा कंचन, अगर बात की जाए ग्रामीण लिहाज से उत्तराखंड को लेकर, दरअसल वहां पर स्वास्थ्य की काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। जो पलायन लोग करते हुए पहाड़ से शहर की तरफ आते हैं उसकी काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। क्या वहां पर चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने 2 टर्म की सरकार की वजह से आ सकता है? स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह से कई समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे अब आज भी अगर हम देखें तो उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अस्पताल की कमी है, जहां पर अस्पताल नहीं है, या फिर रास्तों की बहुत ज्यादा समस्याएं वहां पर हैं। तो बैठकों में इन्हीं चीजों पर कोशिश कर रही है बीजेपी की इन तमाम चीजों को चिन्हित कर जो है चुनाव से पहले इन चीजों को कवर कर लिया जाए, क्योंकि बीजेपी का हमेशा से अगर शनिवार आप देखेंगे तो एक बड़ा ही एजेंडा रहा है कि चुनाव से पहले वो पूरी कोशिश ये करती है कि जितनी भी जगहों पर समस्याएं हैं, चाहे उत्तराखंड में सड़कों की समस्या हो, अस्पताल की समस्या हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर ना वो पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर देती है, ताकि चुनाव के वक्त में लोगों को किसी भी तरह का कोई पॉइंट ना मिल सके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ी हुई विस्तार पूर्वक बताती हुई नजर आई कि आखिर किस तरह से उत्तराखंड के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अभी से तैयारियों में जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहा है। और जो गरीबों को लेकर नीतियां बनाई जा रही है, सरकार जन सरोकार को कार्य करती नजर आ रही है, वो कार्य जनता तक पहुंच रहे हैं या फिर नहीं, कार्यकर्ताओं को इस बात के लेकर मंथन भी करते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का पूरा पुनर्गठन करने के पश्चात जिला कार्य समिति की बैठक और उसके बाद मंडल कार्य समिति की बैठक करना प्रारंभ किया है। अल्मोड़ा जिले की आज ये ग्रामीण मंडल अल्मोड़ा का जो हमारा है उसकी बैठक है और ये मंडल अल्मोड़ा विधानसभा में आता है। इसकी बैठक विधिवत तरीके से प्रारंभ हुई है। जो रचना है उस रचना के तहत जो पिछले कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है, राजनीतिक प्रस्ताव कैसे पारित किया जाएगा और आने वाले समय में जो हमारे कार्यक्रम हैं, जिन कार्यक्रमों को हमने करना है उन कार्यक्रमों का निर्धारण।
चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर सरकार ने अब कमर कस ली है और उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उद्योग विभाग के 5 अलग अलग पॉलिसियों को मंजूरी भी दे दी है। पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश के अंदर उद्योगों को बढ़ावा मिलता नजर आएगा और राज्य इन्वेस्टर फ्रेंडली राज्य की दिशा में उद्योग आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यह बताया है कि उद्योग विभाग की 5 अलग अलग पॉलिसियों को मंजूरी दे दी गई है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप पॉलिसी 2023 है, जो कि उत्तराखंड के नए एविएशन को बढ़ावा देती नजर आएगी। उन्होंने यह भी बताया है कि इससे पहले उत्तराखंड के अंदर स्टार्टअप पॉलिसी 2018 लागू थी, जो अब पूरी हो चुकी है और नई पॉलिसी के रूप में स्टार्टअप पॉलिसी 2023 को लागू करवाया गया है। अच्छी चीज़ है। देखिए, उत्तराखंड में जैसे मैंने बोला कि युवा स्किल्ड है, युवा प्रोग्रेसिव है और अगर स्टार्टअप के रूप से अगर वो अपना काम करना शुरू करना चाहता है, हर आदमी नौकरी में आ जाए, हर आदमी कहीं जॉब कर ले, ये संभव नहीं होता। बहुत लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, छोटा छोटा अपना बिजनेस सेटअप करके काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि 200 करोड़ का उन्होंने स्टार्टअप फंड शुरू किया है उत्तराखंड के युवाओं के लिए और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड से भी ऐसे बिजनेस मॉडल्स निकलेंगे जो स्टार्टअप में जाके आगे बढ़ के उत्तराखंड का भी नाम रोशन करेंगे और देश में भी अपना नाम करेंगे। अच्छी चीज़ है। देखिए, उत्तराखंड में जैसे मैंने बोला कि युवा स्किल्ड है, युवा प्रोग्रेसिव है और अगर स्टार्टअप के रूप से अगर वो अपना काम करना शुरू करना चाहता है, हर आदमी नौकरी में आ जाए, हर आदमी कहीं जॉब कर ले, ये संभव नहीं होता। बहुत लोग ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, छोटा छोटा अपना बिजनेस सेटअप करके काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि 200 करोड़ का उन्होंने स्टार्टअप फंड शुरू किया है उत्तराखंड के युवाओं के लिए और मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड से भी ऐसे बिजनेस मॉडल्स निकलेंगे जो स्टार्टअप में जाके आगे बढ़ के उत्तराखंड का भी नाम रोशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बात देहरादून की करेंगे। देहरादून बार एसोसिएशन के चुनाव और परिणामों की तारीखों का अब ऐलान हो चुका है और 27 फरवरी को बैलेट पेपर से मतदान होता नजर आएगा और 28 फरवरी को चुनावी परिणाम घोषित हो जाएगा और इस बार अध्यक्ष पद पर 3 ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, जिसके बीच कांटे की टक्कर होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और आपको ये बताते चले कि अध्यक्ष पद के तमाम दावेदार अपने अपने काम का बखान करते हुए भी नजर आ रहे हैं और सभी ने ये कहा है कि वकीलों की समस्या को दूर करने का कार्य किया जाएगा। और चुनाव अधिकारी एलबी गुरंग ने यह बताया है कि कुल 3488 मतदाता हैं जो नाम से हैं और उनका टेबल सबसे पहले होता है। इसी तरह से हम 16 टेबल बना चुके हैं और कुल 11 पदों पर 41 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। वोटर लिस्ट बन चुकी है और बार एसोसिएशन के चुनाव की पूरी पारदर्शिता के साथ इसको संपन्न करवाना हमारी जिम्मेदारी है। तो पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है। मैं पिछले 5 वर्षों से बारिशों देहरादून का सचिव हूँ और ये हम सब अधिवक्ताओं का प्यार है कि जिन्होंने लगातार पिछले 5 वर्षों से मुझे चुना, इस काबिल समझा कि मैं बारिशों देहरादून के अपने साथी अधिवक्ताओं की मदद कर सकूँ। और जब से मैं बना हूँ पिछले 5 वर्षों से मेरे सारे अधिवक्ता साथी जानते हैं कि जो वादे मैं करता हूँ उन्हें पूरा भी करता हूँ। मैं संघर्षशील आदमी हूँ क्योंकि मैं इस बार एसोसिएशन में 2 बार प्रधान और 4 बार सचिव पद पे रह चुका हूँ। मैं अभी यहाँ बैठा था, मेरे से पूर्व एक प्रत्याशी बहुत सारी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हम लोगों ने एजे साहब को यहाँ के वकीलों की समस्याएं दी। एक प्रश्न आप शायद पूछना भूल गए, आप पत्रकार हैं, आपको पूछना चाहिए था कि आपने लिखित दिया मौखिक दी। लिखित समस्याओं का हमेशा निदान होता है और मौखिक तो मैं उनके यहाँ से बाहर आकर के कहूँ तो किसी को पता नहीं होता अंदर क्या बात हुई। झूठ का पुलिंदा है। पिछले 6 वर्षों से ये लोग सत्ता पे काबिज हैं, नंबर गेम में जीत जाते हैं, वकीलों के लिए कुछ नहीं करते हैं। का जो चुनाव होने वाला है उसमें जितने भी वोटर हैं 3488 वोटर्स हैं, 3488 वोटर है और हम लोगों ने तकरीबन आज तक प्रिंटिंग ये सब दे चुके हैं और जितने भी क्लासिफिकेशन करना है वोटरों का वो भी कर चुके हैं। वोटर लिस्ट बन चुके हैं, टेबल बनाना है, टेबल भी हम। मैं आलोक भिलियर देहरादून में पिछले
लगभग 28 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। इस बार के अध्यक्ष पद का चुनाव में प्रत्याशी हूँ। पिछले कुछ सालों से अधिवक्ताओं की समस्या पर हमारे बार का रुख देखी जैसा रहा है, जिससे बार कमजोर साबित हुई। अधिवक्ताओं की समस्या बाढ़ जैसी है, जिस पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। आज हमारे कोर्ट का एक नया परिसर जेल परिसर में स्थापित हुआ है, लेकिन वहाँ पर अधिवक्ताओं के बैठने के लिए भूमि। उधर बात करेंगे चंपावत की। चंपावत जनपद में लगातार बढ़ती जा रही साइबर ठगी की घटनाओं को लेकर चंपावत के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा के दिशा निर्देश पर लोहाघाट थाना के एसओ मनीष खत्री और साइबर सेल प्रभारी चंपावत मीनाक्षी नोटियाल की ओर से लोहाघाट के शिक्षकों को साइबर ठगी के प्रति जागरूक किया गया और साथ ही शिक्षकों के अपने स्कूलों को लेकर छात्र छात्राओं और अनेक अभिभावकों को जागरूक करने की अपील की गई है। और साइबर सेल प्रभारी ने शिक्षकों को जागरूक करते हुए कहा है कि साइबर ठगों के द्वारा किए जाने वाले किसी भी लालच में ना आया जाए और अपना ओटीपी नंबर और बैंक की डिटेल किसी भी हाल में शेयर ना की जाए। वर्तमान समय में जो साइबर से संबंधित ठगी हो रही है, किन किन चीजों से हो रही है, किस किस का प्रयोग करने से हो रही है, इस संबंध में हमारे द्वारा जो डाइट में टीचरों को प्रशिक्षण चल रहा था, उसमें साइबर अवेयरनेस, महिला सुरक्षा और नशे और यातायात के विरुद्ध उन्हें जागरूक किया गया। उन्हें अवगत कराया है कि किस तरह वो साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। और शिक्षकों को साइबर अवेयरनेस बताने का हमारा उद्देश्य यही था कि वह जिस तरह स्कूल में जाकर अपने से जुड़े हर एक बच्चे और उनके अभिभावकों को जागरूक कर सके, इस तरह हम ज्यादा से ज्यादा जनता को टारगेट कर सके कि वो साइबर फ्रॉड से अपने आप को बचा सके। और 1930 जो हमारी साइबर हेल्पलाइन है, इस संबंध में भी उधर बात करेंगे बाजपुर की। बाजपुर पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मेडिकल स्टोर में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल और हजारों की नकदी के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको ये बताते चलें कि पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमे को दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। एसओजी टीम को सूचना मिली थी कि बाजपुर के बरहेनी में तारा मेडिकल स्टोर पर नशीले कैप्सूल बेचने का काम किया जा रहा है और सूचना पर एसओजी टीम और बाजपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से टीम बनाकर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जहां पर पुलिस को 6,844 से प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल बरामद हुए और साथ ही पुलिस ने मौके से 14,000 रुपए की नगद राशि भी बरामद कर ली है। और वहीं पर पुलिस ने मौके पर मौजूद अनुराग कंबोज और करण को गिरफ्तार भी किया है। अब पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमे को दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। देखिए, कल मुखबिर की सूचना पर हमारे बरेली चौकी के स्टाफ के द्वारा तथा एसओजी की टीम के द्वारा एक तारा मेडिकल स्टोर है बरेली चौक पर, ये सूचना मिली थी कि ये नशीले गोलियां जो है लोगों को बिक्री करता है। तो उस पर उसके दुकान में मेडिकल स्टोर में छापामारी की गई, जिसमें कुल 6844 प्रतिबंधित गोलियां उसमें बरामद हुई है और 14,000 रुपया नगद उसमें प्राप्त हुई है उनके यहाँ से। और उसमें 2 अभियुक्त अभी गिरफ्तार हुए हैं, अनुराग कंबोज सन ऑफ गुरदीप कंबोज और करण सिंह सन ऑफ सुरेंद्र सिंह। और एक तारा सिंह जिसके नाम का वो मेडिकल स्टोर है, वो अभी फरार चल रहा है। तो उसके तो बात करेंगे केरा खेड़ा की, जहां पर अटल राजकीय इंटर कॉलेज के अंदर छात्रों की विदाई समारोह से 3 छात्र वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे और थोड़ी दूर तक जाने के बाद छात्रों की बाइक को चीनी मिल के बुरेलो गाड़ी ने टक्कर मार दी है। गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार तीनों छात्र घायल हो चुके हैं और घायलों को चीनी मिल के कर्मचारियों के द्वारा आसपास के लोगों की मदद से उपचार के लिए बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों घायलों को हायर सेंटर रेफर किया है। और इस दौरान सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने यह बताया है कि चीनी मिल के वाहन की बाइक से ये भिड़ंत हुई है, जिससे पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक कोई भी तहरीर नहीं मिली है और तहरीर आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे संज्ञान में आया है कि केला खेड़ा में एक स्कूल के सामने चीनी मिल की एक गाड़ी से एक दुर्घटना हुई है। वहाँ पर 3 बच्चे जो एक मोटरसाइकिल से, स्कूल के छात्र थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, हेलमेट भी उनके द्वारा धारण नहीं किया गया था, वो नीचे गिर गए थे वहीं पर। तो वहाँ पर हमारा एसओ केला खेड़ा भी पहुँच गया और जो है चीनी मिल के जो स्टाफ था उन्होंने उनको ये सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ बुलाया। यहाँ डॉक्टरों के द्वारा जो है उनका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन वो सीरियस होने के कारण से उनको। उधर बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर नगर निगम की ट्रांसिंग के ग्राउंड में आग लगने की वजह से अब आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो चुका है और लगातार आग लगने की वजह से
ट्रांसिंग ग्राउंड से आ रही बदबू और प्रदूषित हवाओं से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम में बार बार शिकायत करने के बावजूद भी आग बुझाने का काम काफी धीमी गति से चलता हुआ दिखाई देता है और इस धुएं से आसपास की आबादी खासा परेशान हो रही है। वहीं रात में सुलगते धुएं की वजह से वहां चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई बार आम जनता इस बात की शिकायत लेकर नगर आयुक्त से मिल भी चुकी है, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान होता नजर नहीं आता है। में जो नया कूड़ा पड़ा था उसमें आग लगा दी गई थी। आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन चूंकि आग अंदर तक चली गई इसलिए अभी धुआं उसमें निकल रहा है और धुआं भी खत्म हो जाए इसके लिए लगातार उसमें पानी का छिड़काव किया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि हम उसमें शीघ्र धुआं भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो इसका अस्थायी समाधान है उसकी व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। पिछले 3 महीने से वहाँ पर लीगेसी सफाई व्यवस्था की जा रही है। मैंने निरीक्षण किया था तो उसमें मुझे लगा कि उनकी कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं है, इसलिए मैं उनको कंपनी को नोटिस दे रहा हूँ और मौखिक रूप से निर्देश दिया कि आप इसको 2 शिफ्ट में क्लीनिंग की कार्रवाई करिए ताकि 6 महीने का जो हमारा नियत अवधि है उसमें पूरा ट्रंचिंग ग्राउंड साफ हो जाए। ट्रंचिंग ग्राउंड साफ होना ही आग लगने और धुआं निकलने की उधर अब बात करेंगे टीडी गढ़वाल की, जहां पर देवप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत लक्ष्मोनी हिस रियाखल और जाम रिखाल मोटर मार्ग पर डामरीकरण का कार्य शुरू हो चुका है और शुक्रवार को स्थानीय विधायक विनोद कंडारी के विविध इसका शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5,46,52,000 रुपए की इसमें लागत आएगी और इसी दौरान विकास के कार्य लगातार बढ़ते नजर आएंगे। उधर ऋषिकेश के आवास विकास स्थित विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है और इसमें जानवी बहुगुणा ने प्रथम, अंजलि कश्यप ने द्वितीय और विकास सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया। अब मौके पर सभी विजेताओं को स्मृति चिन्ह और नगद धनराशि देकर उनका हौसला अफजाई की गई है और 10 छात्रों को 7वां पुरस्कार भी दिया गया। आपको बता दें कि परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसका शुभारंभ कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे और एक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के संचालन मुकेश अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम के अंदर प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रसाद पांडे और शिक्षक नरेंद्र खुराना और अनिल भंडारी को प्रतियोगिता आयोजित कराने को लेकर आयोजकों ने सम्मानित भी किया और प्रधानाचार्य ने यह बताया है कि इस प्रकार के कार्यक्रम होने से छात्रों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह बढ़ता है। तो वहीं पर बात करेंगे उत्तर भारत का पूर्णगिरी मेले की व्यवस्थाओं के मद्देनजर उप जिलाधिकारी सुंदर सिंह की अध्यक्षता में 3 ठेकों में से 2 ठेकों की नीलामी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है और इसमें भैरव मंदिर स्थित हल्का वाहन पार्किंग और बाल मुंडन ठेका शामिल है। आपको बताएं कि हल्का वाहन पार्किंग के टेंडर के लिए कुल 17 निविदा प्रश्न पत्र किए गए हैं और उसी को लेकर आगे की कार्रवाई भी अब की जा रही है। नीलामी प्रक्रिया थी जिसमें हल्का वाहन जो पार्किंग थी तो ये गत वर्ष 55 लाख में ये छूटी थी। इस वर्ष ये जो है 70,40,000 में ये छूटी है और ये आनंद सिंह माहिर पुत्र विशन सिंह माहिर के नाम ये निविदा छूटी है। और भारी जो वाहन पार्किंग है इस बार हमने 30 लाख रुपए इसका रखा था जो सरकारी बोली थी, तो इसमें कोई भी जो है किसी भी बोलीदाता ने इसमें वो नहीं किया। तो इसके हम अभी एक शॉर्ट डेट देके जो है 3-4 दिन में दोबारा नीलामी की प्रक्रिया शुरू करवाएंगे। इसी तरह से जो मुंडन है, मुंडन का गत वर्ष 70 लाख था और इस बार जो है सरकारी बोली हमारी 80 लाख की थी, तो 80,40,000 रुपया जो है सुरेश मेहर पुत्र भीषण सिंह के नाम ही। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओकार न्यूज के साथ।